बहुत धन्यवाद आप सभी को। आज हम लोग अपने प्रोग्राम में एक नया प्रोग्राम शुरू करने वाले हैं। टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी और जितने भी अदर्स एग्ज़ाम हैं, सभी एग्ज़ामों में कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जिनसे सवालों का आना लगभग निश्चित होता है। तो ये एक ऐसा ही चैप्टर है या ब्रांच है, कह सकते हैं कुछ भी, जिसको हम लोग हिस्टोलॉजी बोलते हैं। ये हिस्टोलॉजी है। इसको ऊतकी बोला जाता है। ऊतकी, ऊतक इस पे रहते हैं, जिसको हम लोग टिश्यू बोलते हैं। टिश्यू, ऊतक। एक संस्थान ने एक नया बैच शुरू किया है, उसका नाम है विजयश्री बैच। और इस विजयश्री के लिए ये काम नई ब्रांच के लिए शुरू किया गया। वर्ड मीनिंग में समझेंगे हम लोग तो हिस्टोस होता है। हिस्टोस, इंग्लिश में इसको टिश्यू बोलते हैं। इंग्लिश थोड़ा सा ज़्यादा आती है विद्यार्थियों को, इसलिए टिश्यू ज़्यादा समझते हैं। हिस्टोस चूँकि साइंटिफिक टर्म है, थोड़ा साइंस के शब्दावली को कम लोग जानते हैं, तो हिस्टोस मीन्स टिश्यू होता है। लॉजी जो है, लॉजी एक प्रकार का लोगोस होता है और ये स्टडी होता है। तो क्लास में आए हुए सभी विद्यार्थियों का बहुत स्वागत और अभिनंदन है। आज ये ओपन क्लास हो रही है, तो इस ओपन क्लास में भूपेंद्र, नेहा सिंह, आरसू बेगम, प्रियांशी तोमर, शविता, मोहित चतुर्वेदी, सिमरन जायसवाल, बहुत सारे विद्यार्थी आए हुए हैं। आपके फ्रेंडशिप में अगर कोई ऐसा होगा ज़रूर, तो आप उसको फ़ोन कर सकते हैं। अभी आपके पास एक डेढ़ मिनट का समय है, जिसमें हम लोग अपनी परिचय का काम करेंगे, फिर ब्रांच को शुरू करेंगे। ओपन क्लास में फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हो जाए। इम्पोर्टेंट ब्रांच है, क्वेश्चन आना ही तय है। ये आप देख सकते हैं टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी। सब्जेक्ट विषय बायोलॉजी है। इस बायोलॉजी में दो ब्रांच होती हैं, आप जानते होंगे। फाइटोलॉजी, जिसको फाइटोलॉजी बहुत कम ही लोग जानते हैं। अगर आप बॉटनी बोलेंगे तो बहुत ज़्यादा लोग खुश हो जाते हैं, लेकिन साइंस में इसको फाइटोलॉजी बोलते हैं। इस फाइटोलॉजी के लिए या बॉटनी के लिए आपके पास विद्वान सर है, डॉक्टर सुमन सर। वो फाइटोलॉजी के लिए मुलाकात करते हैं। दूसरी ब्रांच है जूलॉजी। इस जूलॉजी के लिए आपके पास एक दूसरे सर हैं, जिनको डॉक्टर सिन्हा सर के नाम से जानते हैं। संस्थान से किसी फीस या किसी नए बैच या फीस में डिस्काउंट, कभी कभी स्कीम भी चलाते हैं संस्थान वाले। उन्होंने ये अपने व्हाट्सएप और कॉल नंबर दिए हैं, आप इनसे जानकारी ले सकते हैं। ये न्यू बैच की शुरुआत यहाँ से है, तो इस नए बैच में आप सभी का फिर से स्वागत और अभिनंदन है। और अब हम लोग इस ब्रांच की शुरुआत करेंगे। जो संस्थान के बाहर से विद्यार्थी हैं, बहुत अच्छा है, और जो संस्थान के विद्यार्थी हैं वो भी बहुत अच्छा है।
कुल मिलाकर एक मिशन होता है विद्यार्थियों का, जो लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं या सफलता की कोशिश करते हैं, एक ही मिशन होता है कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। और सिलेक्शन होना एक थोड़ा सा अलग बात होती है, तैयारी करना थोड़ा सा अलग बात होती है। तो मैं ऐसा आपको बता रहा था यहाँ पर, ठीक है। हमारे ऑडियो वीडियो दोनों ठीक हैं, जरा इसके बारे में आप लोग बताएंगे। ऑडियो वीडियो दोनों ठीक है, क्लास शुरू होने जा रही है। वॉइस के लिए आपने बताया कि वॉइस चली गई थी, ठीक है, अब आ गई होगी वॉइस। ठीक ठीक है, आपने ऐसा बताया, बहुत धन्यवाद। ये माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी हम लोग पढ़ेंगे। कटीजा है बताया, शरिता है। अब आ गई होगी वॉइस। भूपेंद्र शुक्ला जी की स्पीड थोड़ा सा आगे है, तो स्पीड को थोड़ा सा कम यहाँ पर करना होगा। जो टर्म टिश्यू है, इसको थोड़ा सा समझना होगा। ये किस भाषा का टर्म है? ये फ्रेंच भाषा का टर्म है। टर्म टिश्यू, टिश्यू जो लिया गया वो किस भाषा का टर्म है? तो फ्रेंच का टर्म होता है, फ्रेंच का। आपके आगे के सवाल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो अब आप थोड़ा सा फ़ोन वाला प्रकरण समाप्त करें तो थोड़ा ठीक रहे। तो हम लोग टर्म टिश्यू के लिए हैं कि ये फ्रेंच टिश्यू है, ठीक है। दूसरा है ये कि टिश्यू होता क्या है, टिश्यू क्या होता है, टिश्यू कौन है,
अगर इसको थोड़ा सा देखेंगे कि टिश्यू कौन है, तो T इक्वल टू क्या होगा? T इक्वल टू O प्लस 2F। दूसरा फार्मूला है T इक्वल टू O प्लस F प्लस S। ये क्या हुआ? ये हुआ origin, form and function। ये हुआ T प्लस 2F। नेक्स्ट पर अगर करेंगे तो origin, form एंड ये फॉर्म को हो गया स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर हो गया। इसको हम लोग फॉर्म, फंक्शन एंड स्ट्रक्चर, तो ये हो गया T प्लस O प्लस F। T इक्वल टू O ऑरिजिन, F फंक्शन, S स्ट्रक्चर हो गया। स्ट्रक्चर ही फॉर्म होता है, प्रकार होता है। इसलिए आप किसी भी भाषा में टिश्यू की परिभाषा को दे सकते हैं। ये पूजा है, पूछ रही हैं कि न्यू बैच कैसे परचेज किया था, तो आप उनसे जानकारी ले सकते हैं। बेहतर तरीका है कि संस्थान द्वारा दिए गए नंबर से आप बात करेंगे तो अच्छी बात हो जाएगी। ये तो टिश्यू की परिभाषा दिया है। टिश्यू के अगर हम लोग रिटिन में लेते हैं तो टिश्यू क्या होगा? टिश्यू होगा इज द ग्रुप ऑफ सेल्स similar in origin, form and function। ये होगा हमारा रिटिन की लैंग्वेज में टिश्यू। दूसरा सवाल देखें, फर्स्ट इवॉल्व, पहली बार टिश्यू कहाँ पर आया? टिश्यू कहाँ पर आया? टिश्यू कहाँ पर आया? तो इसके दो आंसर हुआ करते हैं। किसी भी चीज़ के दो आंसर होते हैं। अगर हम ऑर्गेनिक इवोल्यूशन को सोचेंगे, जैविक विकास के क्रम को सोचेंगे, जहाँ से प्रोटोजोआ से लेकर के कार्डेटा और मेमेलिया तक, जिसको हम लोग अमीबा से आदमी तक की बात करते हैं, तो फिर ये आया था फाइलम सीलेंटेटा या सीलेंटेटा या निडेरिया। तो ये एक फाइलम यहाँ पर है जहाँ से टिश्यू सबसे पहले आया, सीलेंट्रेटा। और दूसरा, अगर किसी ऑर्गेनिज्म की लाइफ स्पान में देखा जाए, आप अपनी लाइफ स्पान में उसको देखें, तो फिर ये आया था डेवलपिंग जाइगोट। और दूसरा आंसर इसी का फिर एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इम्ब्रियो। अगर व्यक्तिगत ऑर्गेनिज्म में पूछा जाए तो इम्ब्रियो या डेवलपिंग जाइगोट, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में पूछा जाए तो फिर सीलेंट्रेटा या निडेरिया इसका आंसर होता है। तो ये एक अभी पहले नंबर की स्लाइड आपके सामने बनी हुई है। बहुत ही अच्छे आंसर आपने दिए हैं स्क्रीन पर। चूँकि बोर्ड में रहने की वजह से थोड़ा स्क्रीन में टाइम कम दिया जा पाता है।
और मुझे विश्वास है कि आप जैसे महान विद्यार्थी अगर क्लास में होंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। जवाब सभी को देना होता है, चाहे जो भी हो। तो इस स्लाइड को जरा हाईलाइट कर दें। हिस्टोलॉजी को, उत्की को माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी भी बोलते हैं। जो टिश्यू टर्म है वो किस भाषा का टर्म है? टिश्यू क्या होते हैं? टिश्यू वो होते हैं जो ऐसी ग्रुप ऑफ सेल्स हो जो उत्पत्ति में, संरचना में और कार्य में समान होना चाहिए। ऐसे ग्रुप को हम लोग टिश्यू बोलते हैं। टिश्यू आया कहाँ से? तो टिश्यू सबसे पहले कहाँ पर मिला? इसके दो आंसर बताए हैं। जैविक विकास में फाइलम सीरीज में देखेंगे तो फाइलम सीलेंटेटा है, और आपके ऑर्गेनिज्म के डेवलपमेंट को देखेंगे तो या तो आप डेवलपिंग साइकोट बोलेंगे या एम्ब्रियो बोलेंगे। ये पहली स्लाइड है। जो अभी फ्रेंड्स आपके हों उनको आप कॉल कर सकते हैं, इसका फ़ायदा ले सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज ही की क्लास से आपको एक सवाल मिल जाएगा, और अगर एक सवाल एक क्लास ऐसा सिस्टम तय हो तो हमको अधिकतम आप समझ सकते हैं 120, 125, बहुत ज़्यादा 150, इससे अधिक क्लास लेने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। एक क्वेश्चन एक क्लास, फार्मूला आपको इस टाइप से दिया गया। ये स्लाइड हम लोग अब चेंज करेंगे। आप सभी लोगों ने समझ लिया, बहुत ही अच्छा है, बहुत स्वागत है आप सभी का। ये पहली स्लाइड, पहला लेक्चर, परिचय के क्रम में अभी हम लोग बात कर रहे हैं। थोड़ी देर में हम लोग टिश्यू के अंदर चलेंगे तो फिर अंदर की बातें होंगी। ठीक, बहुत अच्छा हुआ। ये जैसे ही टर्म टिश्यू है तो टर्म टिश्यू ये स्टडी ऑफ टिश्यू को क्या बोलते हैं हम लोग? स्टडी ऑफ टिश्यू को हिस्टोलॉजी बोलते हैं हम लोग, हिस्टोलॉजी। दूसरा सवाल आया, टर्म हिस्टोलॉजी। टर्म हिस्टोलॉजी किसने दिया था? और टर्म हिस्टोलॉजी किसने दिया था? ये ब्रांच हो गई है, जहां लॉजी जुड़ा हो वो ब्रांच हो जाती है। तो जब ब्रांच हो जाती है तो फिर उसके एक फादर हो जाते हैं। तो फादर ऑफ हिस्टोलॉजी कौन हो गया? और एक सवाल और हो गया कि टर्म टिश्यू देने वाला साइंटिस्ट कौन हो गया? टर्म टिश्यू किसने दिया? ये काफ़ी अच्छे महत्वपूर्ण सवाल आपके उज्जवल भविष्य के लिए यहाँ पर हैं। तो सवालों का दौर, तो आपने टर्म टिश्यू के लिए पूरी बात आपको लिखना है। चूंकि सवाल कई प्रकार के स्क्रीन पर हैं, आप किसका आंसर दे रहे हैं ये थोड़ा समझ में आता है। टर्म हिस्टोलॉजी के लिए पाउल मेयर ये साइंटिस्ट जिन्होंने टर्म हिस्टोलॉजी को दिया, इसको पाउल मेयर बोलते हैं। आप बहुत ही अच्छा हो गया। टर्म हिस्टोलॉजी के लिए पाउल मेयर हुआ। टर्म टिश्यू के लिए कौन हुआ? टर्म टिश्यू के लिए हुआ जेवियर बाइचार्ट। जेवियर बाइचार्ट
टर्म टिश्यू के लिए हुआ जेवियर बाइचार्ट और टर्म हिस्टोलॉजी के लिए हुआ पाउल मेयर। अंजलि गुप्ता है, इन्होंने फाउंडर के लिए दे दिया है। फाउंडर की बात हम लोग थोड़ा दूसरे बार में करेंगे, अगली लाइन में यहाँ पर करेंगे। सवाल यहाँ पर लगा हुआ है आपके पास, फादर ऑफ हिस्टोलॉजी कौन है? फादर ऑफ हिस्टोलॉजी कौन है? तो फादर ऑफ हिस्टोलॉजी को क्या मानते हैं आप? फादर ऑफ हिस्टोलॉजी का जवाब आपको देना होगा। फादर ऑफ हिस्टोलॉजी के लिए आपको जवाब देना है। सेम टिश्यू और टर्म के लिए बताया इन्होंने, बहुत ही अच्छा आंसर बता दिया है। फादर ऑफ हिस्टोलॉजी और टर्म के लिए, दोनों हिस्टोलॉजी के लिए एक ही चीज़ है, दैट इज, इसको हम लोग जेवियर बाइचार्ट फादर ऑफ हिस्टोलॉजी में। ये आंसर आपको मिला। एक सवाल आपने और दिया है, फाउंडर ऑफ हिस्टोलॉजी, इसकी आधारशिला रखने वाले, फाउंडर को बोलते हैं आधारशिला रखने वाले। शरिता हैं और भी लोग हैं, इन लोगों ने इसके जवाब दिए हैं। ये दूसरी स्लाइड चल रही है, पूजा गुप्ता ने बताया है। फाउंडर ऑफ हिस्टोलॉजी को काशमा मिश्रा हैं, इनको मार्सिलो मेलपिज़ाई बोलते हैं, मार्सिलो मेलपिज़ाई। मार्सिलो मेलपिज़ाई ये फाउंडर बोलते हैं। मार्सिलो मेलपिज़ाई ने कैपिलरी पर काम किया था, और कैपिलरी आप जानते होंगे कि सबसे छोटी ब्लड वेसल होती है। ये भी सवाल आता है, स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल कौन सी होती है? स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल कौन सी होती है? ये सवाल एग्ज़ाम में कभी आता है। तो कैपिलरी स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल होती है, जिसको मार्सिलो मेलपिज़ाई ने डिस्कवर किया था, इसलिए इनको फाउंडर ऑफ हिस्टोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो एक बार सवाल देख लीजिए, स्टडी ऑफ टिश्यू, स्टडी ऑफ टिश्यू को हिस्टोलॉजी बोलते हैं। किसी को कोई दिक्कत इस सवाल से नहीं होना चाहिए, इतना तो जानते हैं आप। टर्म हिस्टोलॉजी किसने दिया था? जो टर्म हिस्टोलॉजी दिया वो बताया आपने पाउल मेयर। तो ये टर्म हिस्टोलॉजी आपको पाउल मेयर के लिए याद करना होगा। तो हिस्टोलॉजी जब आ गया तो फादर ऑफ हिस्टोलॉजी का एक सवाल वहाँ से अलग से दिखाई देने लगा कि फादर ऑफ हिस्टोलॉजी कौन होंगे। तो जेवियर बाइचार्ट ये फादर ऑफ हिस्टोलॉजी के नाम से अवॉर्डेड है। टर्म टिश्यू, टिश्यू क्या है ये पिछली स्लाइड में हो चुका है, और टर्म टिश्यू देने वाले ये जेवियर बाइचार्ट हैं, और यही फादर भी हैं, और ये फ्रेंच सर्जन है जेवियर बाइचार्ट, ये फ्रेंच सर्जन है, ये फ्रेंच सर्जन है ये। और इसके पहले बात करने वाले साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इसकी आधारशिला रखी थी, इसको मार्सिलो मेलपिज़ाई बोलते हैं।
जो फाउंडर ऑफ हिस्टोलॉजी है, मार्सिलो मेल्पिसाई ने ब्लड कैपिलरी को डिस्कवर किया था। और ब्लड कैपिलरी जो होती हैं स्मॉलेस्ट वेसल या स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल ऑफ द ब्लड वास्कुलर सिस्टम होती हैं। ये एक अलग से सवाल आया था। तो पहली स्लाइड में तो आपको जो चीज़ मिली वो कोई कम नहीं है, और दूसरी स्लाइड में जो मिल गया वो तो बहुत ही अच्छा मिल गया। मुझे लगता है जो स्टडी ऑफ टिश्यू में हिस्टोलॉजी को छोड़कर सब कुछ आपके पास एक नई नई चीज़ों के रूप में मुलाकात यहाँ पर की है, जो बहुत ही अच्छा है। तो ये दूसरी स्लाइड यहाँ पर हम लोगों ने कवर की है। अभी हम लोग परिचय का ही क्रम कर रहे थे, हिस्टोलॉजी के टर्म, ब्रांच जो भी था उसका, और अब हम लोग तीसरे नंबर की स्लाइड पर आएंगे कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों के साथ में। ये अगली स्लाइड आपके लिए तैयार हो गई है। आपको एक एक चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से सुनना और समझना होगा। अगर आप ऐसा करते हैं, कहीं कहीं किसी किसी बुक में फादर और फाउंडर और टर्म के लिए कुछ मामले इधर उधर हैं, मैं समझता हूं कि आप उनको क्लियर करेंगे। जो बताया गया है वो सही चीज़ आपको बताई गई है। कंटेंट्स ऑफ टिश्यू को देखेंगे हम लोग, कंटेंट्स ऑफ टिश्यू को देखेंगे, ऊतक के घटक को देखेंगे अगर, तो दो प्रकार से यहाँ पर घटक हम लोगों को मिलते हैं। एक तो मिलता है हम लोगों को लिविंग मिलते हैं, जीवित होते हैं वो, और दूसरे मिलते हैं हमको नॉन लिविंग, आजीवित मिलते हैं। एक लिविंग मिलते हैं, एक नॉन लिविंग मिलते हैं। और जो नॉन लिविंग मिलते हैं वो फिर से दो प्रकार के हो जाते हैं, इंटरसेलुलर, और अगला मिल जाता है इंटरसेलुलर। तो दो प्रकार के घटक यहाँ पर मिलते हैं ऊतक में। एक, जैसे आप यहाँ पर ऊतक बनाएंगे तो दो प्रकार के घटक यहाँ पर मिलते हैं। एक तो लिविंग होती हैं, जो कह सकते हैं हम सेल होती हैं लिविंग में। दूसरा नॉन लिविंग होती हैं, जो कह सकते हैं इंटरसेलुलर होती हैं, सेल और सेल के बीच में होती हैं। एक इंट्रासेलुलर होती हैं, लिखने में आपको गड़बड़ी हो गई, जो सेल के अंदर होती हैं। ये ऊतक के घटक होते हैं। अभिषेक गिरी हैं जिन्होंने इसके बारे में बताया है, और भी विद्यार्थी हैं जिन्होंने इसके बारे में बताया। तो ये हम लोग घटक को यहाँ पर पढ़ रहे थे, कौन कौन से घटक होते हैं या कंपोनेंट्स होते हैं। अगला सवाल यहाँ पर लेकर आए हैं हम लोग। क्या सवाल लेकर आए हैं हम लोग? क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण बोलते हैं इसको, वर्गीकरण। ऊतक के प्रकार इसको बोलते हैं, ऊतक के प्रकार को बोलते हैं। किस आधार पर वर्गीकरण किया गया है? ये फंक्शन और स्ट्रक्चर के बेस पर किया गया है। अकॉर्डिंग टू फॉर्म एंड फंक्शन। कितने प्रकार के मिलते हैं ऊतक? 4 टाइप्स के मिलते हैं, 4 प्रकार के मिलते हैं, 4 प्रकार के मिलते हैं। 4 प्रकार के ऊतक आपको मिलते हैं। अब इस ऊतक को हम लोग चाहेंगे कि एक चार्ट बना दें। चार्ट आपको थोड़ा ज़्यादा पसंद है,
सभी विद्यार्थियों को ऐसा पसंद होता है। ये आपका सीरियल नंबर हो गया, ये आपका टाइप ऑफ टिश्यू हो गया, और ये आपका ओरिजिन हो गया, और ये आपका फंक्शन हो गया, कार्य हो गया। ये ऊतक 4 प्रकार के आप बनाने वाले हैं। यहाँ से सवाल आपके उज्जवल भविष्य को आने वाले हैं। ये विद्यार्थी हैं यातिंदर साख्या, इन्होंने सारे प्रकार इनके बताए हैं। आगे के बारे में भी बताना है। 4 कॉलम अगर हैं तो चारों प्रकार के कॉलमों की बात करना है। 2 प्रकार के तो बातें सभी लोग कर लिया करते हैं, इसमें कोई बहादुरी की बात नहीं है। अंतिम कॉलम की जो बात करेगा वो विजयी घोषित होगा। कम से कम तीसरे कॉलम की तो बात आपको करना ही चाहिए। तीसरे कॉलम की बात तो आपको करना ही चाहिए। ये एपिथेलियल टिश्यू हुआ पहले नंबर पर। ओरिजिन आपको बताना होगा और फंक्शन भी आपको बताना होगा। ये जो टाइप ऑफ 4 टाइप की टिश्यू है, क्लास में बैठा हुआ सभी विद्यार्थी इस बात को बता सकते हैं, तो आप भी बता रहे हैं, इसका मतलब आपको खुश होने की ज़रूरत नहीं है कि हमको ऐसा आता है। ये अभी परिचय का क्रम चल रहा है, आगे जब हम लोग बात करेंगे तो बहुत ही अच्छी बातें होगी। और इनके लिए विद्यार्थियों ने बताया है एम्ब्रियो के एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म से इसकी उत्पत्ति होती है। मीन्स एपिथेलियल टिश्यू भ्रूण की तीनों प्राथमिक जर्म लेयर से इसका सिक्रीशन करता होगा। काम क्या करता होगा? काम करता है कवरिंग का, काम करता है एब्जॉर्प्शन का, काम करता है सिक्रीशन का। कौन कौन से काम ये करते होंगे? तो ये 1 नंबर का टिश्यू यहाँ समाप्त हुआ, जिसको हम लोगों ने एपिथेलियल टिश्यू बताया। कवरिंग, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन कटीजा यहाँ उपलब्ध हैं जो इनका आंसर दे रही हैं। सभी को पूरे जवाब देने की जिम्मेदारी है। सिर्फ टिश्यू याद कर लेना और सफलता के लिए उम्मीद को लगाना, ये यहाँ पर सही बात नहीं होगी। तो दूसरे नंबर में कनेक्टिव टिश्यू को लेकर आए हैं, कनेक्टिव टिश्यू को लेकर आए हैं। एम्ब्रियो के मेसोडर्म से ये पैदा होता है। कनेक्टिव टिश्यू का फंक्शन क्या होगा? मोहित चतुर्वेदी यहाँ पर है। शरिता ने एक नया सवाल लेकर आए हैं, उनका सवाल थोड़ी देर के बाद में हम लोग बात करेंगे। जो कनेक्टिव टिश्यू है, इसके अनेकों प्रकार के फंक्शन होते हैं। सपोर्टिंग सर्कुलेशन, बाइंडिंग, बहुत ही अच्छा है। आज आपको नहीं पता चल रहा है, लेकिन एग्जाम में जब यही चीज आती है
तो एग्जामिनेशन हॉल के छत के कई किलोमीटर ऊपर से निकल जाती है और कुछ समझ में नहीं आता है, और जब बाहर चाय की दुकान में आते हैं तो बात होती है आता हुआ सवाल गलत हो गया। फिलहाल अभी तो हम उम्मीद रखेंगे कि आपको इनके जवाब मालूम है। हम तो अभी उम्मीद ज़रूर रखेंगे कि आपको इनके जवाब मालूम है। एग्ज़ाम के बाद में देखा जाएगा। ये मधुवाला है, देखिए कितना अच्छा आंसर इन्होंने दे दिया, कितना अच्छा आंसर इन्होंने दे दिया। जगह थोड़ा सा कम है, इसलिए हम यहीं पर इसका आंसर करेंगे पैकिंग के लिए। बहुत ही जबरदस्त आंसर मधुवाला ने दिया है। तीसरे नंबर में मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू में हम लोग आते हैं मेसोडर्मल के लिए, मेसोडर्मल के लिए आते हैं, और इनका फंक्शन होता है लोकोमोशन एंड मूवमेंट, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। तीसरे नंबर का जो टिश्यू हमको फिर से मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू बोलते हैं। इसकी ओरिजिन और इसके फंक्शन की अगर बात होगी तो एक्टोडर्मल इन ओरिजिन का होता है। फंक्शन को ध्यान देंगे तो इरिटेशन, कंडक्शन और ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स, ये इनके फंक्शंस होते हैं। ये हमने एक चार्ट आउट किया है यहाँ। अनुराधा है जो इस सवाल के जवाबों को थोड़ा सा बता रहे हैं, बहुत ही अच्छा है। अब सभी लोग ने इसको समझ लिया और सभी लोगों को इस चार्ट के जरिए, जगह थोड़ा कम बची है लेकिन हम आपका ध्यान पूरी तरीके से ले जाएंगे। समझना यूं होगा कि एम्ब्रियो की 3 प्राइमरी जर्म लेयर में से कौन सी जर्म लेयर सबसे ज्यादा ऊतक बनाने में भाग लेती है, कौन सी जर्म लेयर ऊतक बनाने में सबसे कम भाग लेती है, कौन सा ऊतक एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में सबसे पहले आया था, कौन सा ऊतक पूरी की पूरी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में सबसे ज्यादा प्रकार के कंटेंट्स या घटक बनाने में इस्तेमाल होता है, कौन सा ऊतक इस ऑर्गेनिज्म के शरीर को बनाने में सबसे कम इस्तेमाल होता है। आपको पता है कि नहीं पता है, लेकिन हमको जरूर पता है ऊतक 4 ही प्रकार के होते हैं, ऐसा सबको पता है। और इन्हीं में से सवाल आने हैं, सवाल सही और गलत होने हैं। ऊतक 4 प्रकार के, सवाल फिर भी गलत, इससे बुरी बात और क्या हो सकती है। मटेरियल इतना रहेगा, एग्जाम सूरज चांद जब तक रहेगा तब तक एग्जाम तेरा नाम रहेगा, और तब तक सवाल गलत और सही
का नाम रहेगा। इसका मतलब कि हमारे पास कोई विशेष जानकारी या पूरी जानकारी नहीं है, इसलिए सवाल गलत हुआ। ये ऊतक के परिचय के क्रम में हमने आपको बताने की कोशिश की है। मेरी समझ में जो समझदार विद्यार्थी होंगे वो जरूर इन बातों को समझ पाएंगे कि अंदर क्या हाल होने वाला है इन ऊतकों से। मैंने एक संक्षिप्त जानकारी आपको देने की कोशिश की है और स्क्रीन में काफ़ी अच्छे चीज़ें आई हैं। यहाँ पर फर्स्ट जर्म लेयर ये काशिमा मिश्रा है, इंडोडर्म को बताया। फिलहाल वहाँ पर अभी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ हमारे सामने है उसको सोचने समझने और याद कर लेने की सख्त ज़रूरत है। मैंने सिर्फ यहाँ पर आपको ऐसा बताया। आपके बहुत ही अच्छे जवाब यहाँ स्क्रीन पर लगे हुए हैं। मैं सभी जवाबों को एक थोड़ा सा काम कुछ करके दे दूंगा। यहाँ पर देखिए, इपिथेलियल टिश्यू जो होगा, इपिथेलियल जो टिश्यू होगा वो ऐसा टिश्यू होगा, ऑल ऑर्गन ऑफ बॉडी, ऑल ऑर्गन ऑफ बॉडी। इपिथेलियल टिश्यू एक ऐसा ऊतक होगा जो लगभग सभी अंगों में पाया जाता होगा। इपिथेलियल, इपी का मतलब अपॉन, ऊपर, चाहे बॉडी की सरफेस हो ऊपर, लंग्स, किडनी, लीवर, पेंक्रियास, गोनाड्स, कोई भी अंग होगा उसके सबसे ऊपर इपिथेलियल टिश्यू पाया जाता होगा। मीन्स इपिथेलियल टिश्यू लगभग सभी प्रकार के ऊतकों में पाया जाता होगा। इसको इपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं। जो इम्ब्रियो के तीनों प्राइमरी जर्म लेयर से उत्पत्ति होता होगा, पूरा का पूरा शरीर इम्ब्रियो के 3 प्राइमरी जर्म लेयर से ही बनता है और ये टिश्यू तीनों से बना है, इसलिए सभी जगह पाया जाता होगा इपिथेलियल टिश्यू। अगर इपिथेलियल है, सबसे ऊपर है, तो फंक्शन की दृष्टि में सबसे पहला कवरिंग का काम करता होगा, उसको ऊपर से कवर करता होगा, दैट इज इपिथेलियल होगा, कवरिंग का काम करता होगा। कवरिंग के साथ साथ एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन का भी काम करता होगा। कवरिंग यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होगा। ये एक टिश्यू के बारे में आपको यहां पर बताया गया। दूसरे टिश्यू के लिए हम लोग यहां ध्यान दें, दूसरे टिश्यू के लिए हम लोग ध्यान दें, कनेक्टिव टिश्यू के लिए अगर ध्यान दें, कनेक्टिव टिश्यू इम्ब्रियो के सिर्फ मीजोडर्म से बना होगा। कवर के बाद, कवर करने के बाद पैकिंग, अंदर से पैकिंग बहुत ज्यादा जरूरी होती है ऑर्गेनिज्म की। पैकिंग, जैसे किसी चीज को, कीमती सामान को आप पैक कर दें फिर झोले में डाल लें तो झोला कवरिंग हो गया और पैकिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। पैकिंग के साथ साथ सपोर्ट भी करता है, ट्रांसपोर्ट भी करता है, बाइंडिंग भी करता है और एस्केलेटन फार्मिंग भी करता है। तो ये कह सकते हैं ऑल ऑर्गेनिज्म ऑफ बॉडी था, तो ये मैक्सिमम फंक्शन करता होगा, मैक्सिमम फंक्शन करता होगा कनेक्टिव टिश्यू।
मीजोडर्म से सिर्फ और सिर्फ मीजोडर्म से बना होगा। पैकिंग, कवरिंग और पैकिंग में कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको यहाँ कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको ध्यान से समझना होगा। एक बार पढ़ने का मौका जीवन में मिलता है। जीवन अमूल्य है, जीवन बहुमूल्य है और आप अमूल्य हैं। इस देश के भविष्य हैं आप, तो कृपया कभी पढ़ा करें ध्यान से। सिलेक्शन लेने के लिए 1 से 2 साल पर्याप्त समय होता है। 1 से 2 साल पर्याप्त समय होता है। उसकी वजह, अभी आप यूजी हैं, पीजी हैं, रिसर्च हैं, कुछ भी हैं, हम जीरो नहीं हैं, हम अज्ञानी नहीं हैं। हाँ, ये चीज हमको नहीं मालूम, ये हो सकता है, तो उसको 1 से 2 साल का समय बहुत बड़ा समय होता है, उसको हम लोग पढ़ लिया करते हैं। सोच विचार कर लिखने में, डिजाइन बनाने में आप समझ सकते हैं। जैसे भारत की संविधान की ही बात करें, अगर 2 साल 11 महीने 18 दिन उसको डिजाइन करके लिखने में लगा, तो पढ़ने में कितना समय लगेगा? कम समय लगेगा। इसलिए 1 से 2 साल आपके उज्जवल भविष्य के लिए होगा। अगले टिश्यू पे आ जाए, मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू की अगर बात करें तो यह भी मीजोडर्मल इन ओरिजिन का है और सिर्फ ये लोकोमोशन और मूवमेंट में काम करता है। लोकोमोटरी और मूवमेंट इसमें काम करता है, जिसको हम लोग मस्कुलर टिश्यू बोलते हैं, मांसपेशियां बोलते हैं। ऐसा आपने समझा होगा। एक अंतिम में टिश्यू आपके पास और है, इसको भी बताते हैं। नर्वस टिश्यू है ये, और नर्वस टिश्यू सिर्फ और सिर्फ एक्टोडर्म से बनता है। उत्तेजना के लिए, इरिटेशन के लिए, और उस इरिटेट को, स्टिमुलस को कहीं दूसरी जगह भेजने के लिए ये काम करता है। तो होल बॉडी में अगर कोई मिनिमम टिश्यू पाया गया तो नर्वस टिश्यू ही सबसे कम पाया जाता है। बॉडी में नर्वस टिश्यू ही सबसे कम पाया जाता है। और जो मस्कुलर टिश्यू होता है, जो लोकोमोशन और मूवमेंट्स में काम करता है, ये मैक्सिमम, और इसके बाद ये जो कनेक्टिव टिश्यू होता है मीजोडर्म, जो बाइंडिंग, स्केलेटन और सपोर्ट, सर्कुलेशन, तो कनेक्टिव टिश्यू यहां पर मैक्सिमम टिश्यू के रूप में होता है। लगभग 50% खुद इसी का होता है। एडल्ट के केस में मस्कुलर टिश्यू सबसे ज्यादा होते हैं, लेकिन आपको पता होगा कि ओल्ड एज में मांसपेशियां सब सूख जाती हैं, उनका साइटोप्लाज्म और वाटर कंटेंट सब ड्राई हो जाता है, बोन वहां पर बसती है। तो इस प्रकार से इसको आपको ध्यान रखना है कि कौन से टिश्यू हैं, कौन नहीं है। जो लोग सिर्फ इपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस टिश्यू जानकर खुश हैं, उनसे मेरा विशेष अनुरोध रहेगा कि कृपया और भी चीजों को ध्यान दें। एक चीज मुझे और यहां बतानी है, मैं वो चीज आपको और जरूर से बता दूंगा। देखिए क्या मुझे बतानी है। मुझे बताना यह है कि एम्ब्रियो के 3 प्राइमरी जर्म लेयर में मीजोडर्म से 3 प्रकार के टिश्यू पैदा होते हैं। मीजोडर्म से 3 प्रकार के टिश्यू पैदा होते हैं और एक्टोडर्म से सिर्फ
दो प्रकार के टिश्यू पैदा होते हैं, सिर्फ दो प्रकार के टिश्यू पैदा होते हैं। मीन्स मेसोडर्म सबसे ज्यादा प्रतिभाग करने वाली जर्म लेयर होती है। उसमें से सबसे कम, अगर सबसे कम की बात करें एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म में, तो यहां पर हम लिख देते हैं, चूंकि जितना हम समझाएंगे उतना ही गंदा होगा ये। मैक्सिमम अगर कोई लेयर भाग लेती है तो उसको हम लोग मेसोडर्म बोलते हैं, और मिनिमम अगर कोई भाग लेती है तो उसको हम लोग बोलते हैं एंडोडर्म। एंडोडर्म मैक्सिमम में मेसोडर्म, 3 जगह मेसोडर्म है, और मिनिमम में सिर्फ आपको कह सकते हैं मिनिमम के लिए एंडोडर्म सिर्फ एपिथेलियल टिश्यू में होती है, और इसके बाद जो सेकेंडरी मैक्सिमम है वो आपके पास नर्वस टिश्यू है, और इसके बाद में एपिथेलियल टिश्यू है। ऐसा आपको ध्यान में रखना होगा। नर्वस टिश्यू मिनिमम है लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट है ये, चूंकि ये तंत्र का तंत्र है। एक मोटी सी बात आपको उज्जवल भविष्य के लिए बता दें, क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, ये देखिए इसका नाम है नर, और इस नर को बस में किए हुए है, इसलिए नर्वस टिश्यू है ये। अगर नर्वस सिस्टम खराब हो जाए या दिक्कत में आ जाए तो इस नर में बस खत्म हो जाएगा, वशीकरण, कंट्रोल खत्म हो जाएगा, और ये जानवरों की तरीके से टहलना, घूमना, चिल्लाना शुरू कर देगा। तो इस नर को अगर बस में किए हैं, कंट्रोल में किए हैं कोई, तो उसको नर्वस टिश्यू बोलते हैं। भले ही बहुत कम होता है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो नर्वस टिश्यू के नीचे क्या लिखा है? ये मिनिमम टिश्यू लिखा है, इंपॉर्टेंट लिखा है नर्वस टिश्यू के लिए, ऐसा यहां बताया। तो ये चार्ट आउट किया। लोगों को लगता होगा कि ये सब हमको पता है, और पता भी है, हम ऐसा विश्वास मानते हैं कि आपका दिमाग कहीं से कोई कमज़ोर नहीं है, लेकिन एग्जामिनर को जिसने कमज़ोर समझा वो बहुत गलत हो जाएगा। एग्जामिनर कौन है आपको पता होगा। एग्जामिनर ठीक से खड़ा नहीं हो पाता, ठीक से चल नहीं पाता, और आप जैसे महान योद्धाओं को धराशाही कर देता है। आप जैसे महान योद्धाओं को धराशाही करने की क्षमता रखता है, उसको हम लोग एग्जामिनर बोलते हैं। तो बहुत ही अच्छा हो गया। 4 प्रकार के टिश्यू यहाँ पर हम लोगों ने देखे। इसमें से एक एक प्रकार के टिश्यू का हम लोग आगे प्रोग्राम करेंगे। पहले नंबर पर जो दिया गया है इसको हम लोगों ने एपिथेलियल टिश्यू बोला है। एपिथेलियल टिश्यू बोला है। नाम से कुछ बात समझ लेना, नाम से कुछ बात समझ लेना। ये साइंस के विद्यार्थियों का प्राथमिकता के तौर पर विशेष गुण होना चाहिए। इसको हम लोग पढ़ लेना बोलते हैं। एपिथेलियो, एपिथेलियो, एपिथेलियो बोलते हैं, एपिथेलियो बोलते हैं, एपिथेलियो। एपी मीन्स अपॉन होता है, अपॉन होता है, अपॉन होता है या ऊपर होता है। थीलियो मीन्स टू ग्रो होता है, सबसे ऊपर एपिथेलियो, एपिथेलियल टिश्यू होता है। ऐसा हम लोगों ने यहां से समझा। आगे देखिए, ये बायोलॉजी के पितामह हैं, बहुत ही अच्छा है।
ये कभी कभी ओपन क्लास में आते हैं, बहुत अच्छा है, स्ट्रॉन्ग विद्यार्थी हैं ये, बायोलॉजी के पिता में से, अब बायोलॉजी के पिता में से ही है तो स्ट्रॉन्ग होना भी चाहिए, बहुत अच्छा है। एपिथेलियल टिश्यू जो होगा ये फर्स्ट इवॉल्व टिश्यू होता है, फर्स्ट इवॉल्व, ये फर्स्ट इवॉल्व है। सबसे पहले कौन सा टिश्यू आया था? सिंपलेस्ट है। जितने प्रकार के ऊतक होते हैं सबसे आसान प्रकार का ये ऊतक होता है, सिंपलेस्ट होता है। फर्स्ट इवॉल्व होता है कहाँ? इन एम्ब्रियो या फाइलम में आप लें, और सिंपलेस्ट होता है। सिंपलेस्ट में एक प्रिमिटिव भी कभी कभी टर्म ऐसे मिल जाते हैं कि सबसे प्रिमिटिव कौन सा टिश्यू होगा। मोहित चतुर्वेदी हैं, इन्होंने कुछ नई बात बता दी है कि एपिथेलियल टर्म टिश्यू देने वाला कौन वैज्ञानिक था। टर्म एपिथेलियल टिश्यू बाय, ये कौन वैज्ञानिक था जिसने टर्म एपिथेलियल टिश्यू को दिया? मोहित ने इसका जवाब दिया था, इन्हीं के जवाब को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। ये रूइश है, और ये डच साइंटिस्ट हैं। रूइस, इस टिश्यू की कुछ विशेषताएं हैं, इस टिश्यू की कुछ विशेषताएं हैं। वो क्या विशेषताएं हैं? ये वास्कुलर है कि नॉन वास्कुलर है? दे आर वास्कुलर है या नॉन वास्कुलर है, ये जवाब आपको देना है। ये जवाब आपको देना है कि ये वास्कुलर है या नॉन वास्कुलर है, ऐसा आपको जवाब देना है यहां पर। नेक्स्ट यहां पर देना है, कुमकुम दुबे ने और श्रिया ने इनके जवाब दिए हैं। जवाब और देखिए। सेल ऑफ टिश्यू, सेल ऑफ टिश्यू क्लोजली अरेंज with minimum intercellular spaces अंतराल नहीं पाए जाते हैं यहां पर। अच्छा जवाब आपने दिया है स्क्रीन पर। कनेक्टेड बाय जंक्शन, कनेक्टेड बाय जंक्शन कॉल्ड। एक सवाल और आपके लिए छोड़ा, तो यहां पर आपने जवाब दिया है नॉन वास्कुलर। बहुत ही अच्छा है। इससे भी अच्छा है कि अगर नॉन वास्कुलर है तो न्यूट्रिशन कैसे करता होगा? न्यूट्रिशन बाय सिंपल डिफ्यूजन से करता होगा, क्योंकि न्यूट्रिशन तो किसी भी कोशिका को चाहिए। ये कटीजा है, आंसर इन्होंने दिया है। इसको हम लोग बोलते हैं डेस्मोसोम बोलते हैं, डेस्मोसोम बोलते हैं। सोम एक बॉडी का नाम होता है और ये डेस्मोसोम्स होते हैं, डेंस होता है यहाँ पर। ये चीज़ हम लोगों को समझना है। मैकुला एडहेरेंस बोलते हैं,
तो ये आपके लिए हो गया डेस्मोसोम या मैकुला एडहेरेंस मेड बाय टोनोफाइब्राइल्स। टोनोफाइब्राइल से बने होते हैं ये टोनोफाइब्राइल। इतनी चीज दिया है, टाइट जंक्शन होते हैं ये। कैसे जंक्शन होते हैं? इनको टाइट जंक्शन बोलते हैं, लीकेज नहीं होने देते। तो सवालों के जवाब जरा देखिए, उज्जवल भविष्य के लिए आपके काम करें। पहला टिश्यू 4 में से शुरू किया गया, इपिथेलियल टिश्यू है जो किसी भी बॉडी ऑर्गन में सबसे ऊपर पाया जाएगा, इसलिए लगभग सब जगह पाया जाता है। सबसे पहले 4 में से कौन सा टिश्यू आया होगा? सबसे सिंपलेस्ट कौन सा होता है? ABCD आपको पता है, 4 ABCD, हर बात में ABCD। मोस्ट प्रिमिटिव कौन सा होगा? फिर से ABCD। टर्म इपिथेलियल ये भी कभी आता है, फिर से ABCD। नॉन वास्कुलर कौन सा होता है? फिर से ABCD। अगर नॉन वास्कुलर है तो न्यूट्रिशन कैसे करता होगा? फिर से ABCD। सेल्स जो होती हैं क्लोजली अरेंज होती हैं, इंटरसेलुलर स्पेसिस बहुत कम होते हैं। जो जंक्शंस होते हैं उनको डेस्मोसोम्स बोलते हैं, डेस्मोसोम्स को ही मैकुला एडहेरेंस बोलते हैं, और ये टोनोफाइब्राइल्स के जरिए कवर्ड होते हैं, और यही जो होते हैं इनको टाइट जंक्शन बोलते हैं। नॉन लीकेज मीन्स ये एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते। जैसे स्किन आपकी है, खींचेंगे खिंच जाएगी, अलग नहीं होना चाहती हैं। ये एक दूसरे से टोनोफाइब्राइल से एक धागे नुमा होते हैं। जैसे आप बोरा जो होता है बोरी, उसको मोड़ देते हैं, फिर सूजे से सिल देते हैं, दैट इज टाइट जंक्शन होती हैं, नो लीकेज होती है। इसको ऐसा बताया। उमा कुमारी ने मैकुला एडहेरेंस के बाद टोनोफाइब्राइल लिखा हुआ है, टोनोफाइब्राइल्स मेड बाय टोनोफाइब्राइल्स। ये धागा होता है, नीचे का दिखाई नहीं दे रहा है आपको, आगे से अब नीचे नहीं लिखा जाएगा। आपको थोड़ा ध्यान, आपने ऐसा ध्यान दिलाया, बहुत अच्छा हो गया। देखिए आगे देख लीजिए, आगे देखिए। जो सेल्स होती हैं वो सेल्स एक दूसरे से क्लोजली अरेंज होती हैं, ये टाइट जंक्शंस होती हैं, नॉन लीकिंग होती हैं यहाँ पर। तो हाँ, नीचे महिपाल गंगवार हैं, अब नीचे नहीं लिखा जाएगा, नीचे टोनोफाइब्राइल लिखा हुआ था। श्वेता दुबे हैं, किसी वजह से लेट में आ पाई हैं, कोई बात नहीं। जब जो आ जाए वही अच्छा होता है, जब जो आ जाए। तो आगे देखिए, बहुत ही अच्छी चीज निकाल के रखने वाले हैं। फ्री मार्जिन ऑफ सेल्स विथ क्या होती है यहाँ पर, क्या कंटेंट्स पाए जाएंगे फ्री सरफेस पर। ये शिव मुरारी मौर्य जी आए हैं, बहुत अच्छा है, इन्होंने कुछ हालचाल पूछ लिया है। जोनुला ऑक्लोडेंस भी इसी को बोलते हैं। ठीक है, मोहित ने इसको और अच्छा किया, सीमेंटिंग कंटेंट्स बताया। टाइट जंक्शन से ये बात लगभग पूरी हो जाती है जो मोहित जी ने यहाँ पर बताई है। तो क्या होते हैं? माइक्रोविल्लाई होते हैं, माइक्रोविल्लाई होते हैं। सेल को बना दिया,
और ये माइक्रोविल्लाई को बनाया। दूसरी कंडीशन में क्या होता है? दूसरी कंडीशन में होता है, सौरभ मौर्य जी आए हैं, बहुत अच्छा है। दूसरी कंडीशन में होता है स्टीरियोसीलियम। दूसरी कंडीशन में होता है स्टीरियोसीलिया या सीलियम। इनकी क्या कंडीशन होती है, जरा सा बना के देखें तो कुछ बात समझ में आएगी। ये स्टीरियोसीलियम होते हैं। सी कंडीशन में बनाए अगर काइनोसीलियम होते हैं। काइनोसीलियम को अगर हम लोग बनाएं तो काइनोसीलियम में विथ बेसल ग्रैनुल्स एंड न्यूक्लियाई का कंटेंट्स पाए जाते हैं। काइनेटिक एनर्जी यहां पर आप समझ सकते हैं, मीन्स ये कह सकते हैं हम लोग कि यहां पर काइनोसीलियम में मोशन उसकी सेल के अकॉर्डिंग होता है, उसकी आज्ञा से होता है, इसलिए काइनोसीलियम है। कुमकुम दुबे यहाँ पर उपलब्ध हैं। इन्होंने इनके बारे में एग्जाम्पल आपको बताना था। ये क्या होते हैं। इंटेस्टाइन और किडनी पर ये पाए जाते हैं। ये एग्जाम्पल यहाँ पर कर लेंगे हम लोग। इंटेस्टाइन पर हैं और किडनी पर हैं। ऐसी कंटेंट्स जो होती हैं ये ब्रश बॉर्डर बनाती हैं, सरफेस एरिया को बढ़ाने का कार्य करती हैं। ये माइक्रोविल्लाई आपको बनाया गया। EMRS की वैकेंसी कैंसिल होगी। ये कुमार लोकेश हैं। ऐसी सूचनाएं हैं, लेकिन जब तक कुछ वैकेंसी के बारे में ऑफिशियल ना आ जाए तब तक नहीं कोई बात करना है। अभी लगे रहिए, हो सकता है कैंसिल हो जाए या ना भी हो। ना होने के ज़्यादा चांस है, कैंसिल ना होने के ज़्यादा चांस होगी। यहाँ पर स्टीरियोसीलियम जो है वो इंटरनल ईयर पर है, अंतःकर्ण में पाए जाते हैं, इंटरनल ईयर। काइनोसीलियम जो होते हैं वो रेस्पिरेटरी ट्रैक में पाए जाते हैं। रेस्पिरेटरी ट्रैक में पाए जाते हैं। ये यहां पर कह सकते हैं काइनोसीलियम मोटाइल विथ बेसल ग्रैनुल्स होते हैं। मोटाइल विथ बेसल ग्रैनुल्स हैं और ये नॉन मोटाइल हैं। बेसल ग्रैनुल्स एब्सेंट है। न्यूक्लियस की बेसल ग्रैनुल्स बताया गया। पानी की गति से या किसी दूसरी गति से इनमें मोशन होता है, अपने आप मोशन नहीं होता है। कुमकुम दुबे ने बताया है कि वैकेंसी कोर्ट में है, कैंसिल ना होने के चांस हैं, ऐसा समझा जाता है। लेकिन आप को अपनी तैयारी को थोड़ा सा सावधान बना के रखना है। ये माइक्रोविल्लाई जो होते हैं ये साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन होते हैं। साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन है। ये आपके लिए यहां से काम हुआ। जो सेल्स थी उसका स्ट्रक्चर और उसके एग्जाम्पल 3 प्रकार के यहाँ पर बताए गए हैं, वो ध्यान रखना होगा। और ये काम यहाँ से समाप्त कर दिया गया है।
कवरिंग में आपको आगे की स्लाइड को चेंज करना है। ये चीज़ आपको अपने आप से ध्यान रखना है। स्टीरियोसीडियम कान में है, ब्रश बॉर्डर आप जानते हैं, जिसमें सेल अपने से अकॉर्डिंग इच्छा से कर सके। न्यूक्लियस चूंकि सेल के अंदर कंट्रोल करने का कार्य करता है, सभी को ऐसा पता है। तो 3 प्रकार यहाँ पर आपको बताए गए हैं। बहुत अच्छा हो गया। थोड़ा सा काम यहाँ पर और करेंगे हम लोग। टाइप में अगर देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन के बेस पर, तो 2 या 3 प्रकार के इपिथेलियल टिश्यू बताए गए हैं। टाइप ऑफ इपिथेलियल टिश्यू, किसी बुक ने 2 लिखे हैं, किसी बुक ने 3 लिख दिए हैं। ऐसा सवाल कभी नहीं आता कि 2 हैं कि 3 हैं कि क्या है, लेकिन ये ज़रूर आता है कि क्या चीज़ है वहाँ पर। तो यहाँ पर बताए गए हैं कवरिंग ग्लैंडुलर और तीसरा और अंतिम बताया गया है पिगमेंटेड। कवरिंग, ग्लैंडुलर और पिगमेंटेड। पिगमेंटेड की कुछ कम ही जगह होते हैं, ग्लैंड्स की होल बॉडी में सभी जगह हैं, और कवरिंग तो मेन ही है। तो कवरिंग को अगर यहाँ पर हम लोग लेते हैं, कवरिंग टिश्यू को अगर हम लोग आगे बढ़ाएंगे, चूँकि स्टडी करना है, कंटिन्यू करना है, तो आगे हम लोग बढ़ाएंगे। कटीजा यहाँ पर हैं जिन्होंने ऐसी बात बताई है, बेस्ड ऑन फंक्शन के बेस पर इसको ऐसा किया गया। अरेंजमेंट ऑफ लेयर, सेल शेप और फंक्शन, ये भी 3 प्रकार से यहाँ पर कवरिंग को बताया। कवरिंग को भी 3 प्रकार से बता दिया है। अरेंजमेंट ऑफ लेयर, जो ऊतक का प्रकार होगा उसकी व्यवस्था क्या होती है उसको अरेंजमेंट बताया। सेल शेप, कोशिकाओं का क्या आकार होता है, और फिर लास्ट में उसका फंक्शन, कार्य के आधार पर। तो 2 यहां बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे सेल शेप की बात की जाए, सेल शेप की बात की जाए तो ये सिंपल स्क्वामस होती हैं, फिर धीमे धीमे ये स्क्वामस क्यूबॉइडल में कन्वर्ट होती हैं, फिर कॉलमनर बनाती हैं, और फिर सीलिएटेड बनाती हैं। अरेंजमेंट की बात की जाए तो सिंगल सेल है, डबल सेल है, और भी ट्रिपल सेल है, मीन्स मोर देन 1 है, क्यूबॉइडल की मोर देन 1 है, कॉलमनर की मोर देन 1 है। इस प्रकार से ये टिश्यू पाए जाते हैं। एक मैं जानकारी आपको यहाँ पर देना चाहता हूँ, चूँकि अगली क्लास में आपसे मुलाकात नहीं हो पाएगी। जब भी मुलाकात हो जाए तो मैं कोशिश करता हूँ, ऐसा चाहता हूँ कि आप सभी लोग आएं और भी अपने दोस्तों को बुलाएं। जैसे कि ये घड़े को अगर हम लोग बना लें, किसी ग्लैंड्स को अगर हम लोग बना लें, हम एक ही स्ट्रक्चर में काफ़ी चीज़ें आपको बता देना चाहते हैं। जगह कम है तो इस प्रकार के टिश्यू होंगे, जगह कुछ ज़्यादा है तो इस प्रकार के टिश्यू होने लगेंगे, जगह कुछ और है तो इस प्रकार से होने लगेंगे, फिर कुछ इस प्रकार से होने लगेंगे, फिर कुछ इस प्रकार से होने लगेंगे,
और फिर इस प्रकार से कुछ हो करके ऐसे हो जाएंगे। मीन्स यहां पर कुछ सीलिया भी हो जाएंगे। ये सिंगल सेल बनाया है हम लोगों ने, मल्टी सेल्ड भी हो सकता है अरेंजमेंट ऑफ लेयर। इसको आगे बढ़ाना होगा। तो यहां पर स्क्वैमस हो गए हैं, ये क्यूबॉइडल हो गए हैं, ये कॉलमनर हो गए हैं और ये सीलिएटेड हो गए हैं। तो सीलिएटेड जो होते हैं वो दोनों होते हैं, कॉलमनर भी होते हैं और क्यूबॉइडल भी होते हैं। तो ऐसा हमने यहाँ पर आपको बताया कि किस किस प्रकार से ये होते हैं। सूडो स्ट्रेटिफाइड भी बताया है, ट्रांजिशनल भी बताए हैं, वो वहीं के टाइप हुआ करते हैं कि कैसे कैसे हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। तो आगे थोड़ा सा काम बढ़ा लेते हैं, जिससे अगले दिन की बातें हम लोगों की कुछ आसान हो जाएगी। तो बेस्ड ऑन अरेंजमेंट ऑफ लेयर, बेस्ड ऑन अरेंजमेंट ऑफ लेयर, ये यहाँ से आगे बढ़ाएंगे हम लोग। अरेंजमेंट ग्लैंड्स में ये शेप काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, जैसे ये ग्लैंड ही आप कोई मान सकते हैं। बेस्ड ऑन अरेंजमेंट ऑफ सेल लेयर, बेस्ड ऑन अरेंजमेंट ऑफ सेल लेयर, क्लास आपकी बस छूटने ही वाली है। 2-3 मिनट 5 मिनट के अंदर ही आपको छोड़ दिया जाएगा। तो आप प्लीज़ थोड़ा बने रहें, समय आपका कीमती है, संडे का दिन है, जिम भी जाना होगा, घूमने भी जाना होगा। लेकिन पढ़ लेंगे तो सब घर में करने लगेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो जीवन भर आना जाना लगा रहेगा। मेरी बात का कोई भी बुरा नहीं मानेगा कि आपने हमको ऐसा कह दिया। जो सत्य बात है हम वही कुछ कह पाते हैं। सिंपल है, स्ट्रेटिफाइड है, सूडो स्ट्रेटिफाइड है। ये 3 प्रकार के यहाँ पर बताए गए हैं। सिंपल, स्ट्रेटिफाइड और सूडो स्ट्रेटिफाइड। सूडो स्ट्रेटिफाइड कुछ कम जगह है, लेकिन जहां भी है वहां बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां भी है वहां बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सूडो स्ट्रेटिफाइड इसको बोलते हैं हम लोग। थोड़ा सा काम यहाँ पर देखें। जो सिंपल होगी वो सिंगल लेयर होती है, ये सिंगल लेयर होती है। और जो स्ट्रेटिफाइड होती है, स्ट्रेटिफाइड को हम लोग बोलते हैं सेवरल लेयर या मोर देन वन लेयर, मोर देन वन लेयर या सेवरल लेयर। और सूडो जहां पर नाम जुड़ा हुआ है तो ये सिंगल लेयर होती है। होती तो सिंगल लेयर है। ये सवाल एग्जाम में आता है कि वास्तव में कितनी लेयर होती हैं, बट सेल लेयर नॉट फिक्स्ड, सेल लेयर नॉट फिक्स्ड होती हैं। सेल लेयर नॉट फिक्स्ड, इनमें जो लेयर होती हैं वो फिक्स नहीं होती हैं। इनको हम लोग सूडो स्ट्रेटिफाइड बोलते हैं। सूडो स्ट्रेटिफाइड, अब तीनों की तीनों बात को हम लोग अगली क्लास में बढ़ाएंगे। आज की एक इंफॉर्मेशन आपको देने जा रहे हैं। देखिए, आपको इंफॉर्मेशन देने जा रहे हैं। जहां जगह कम है तो वो इसी प्रकार से काम करती हैं सिंगल लेयर में। जहां जगह ज्यादा है या कह सकते हैं फ्रिक्शन होता है, घर्षण होने के चांस होते हैं, जैसे स्किन है, जैसे कि इंटरनल ऑर्गन है,
आपको एक भूमिका बता देते हैं यहाँ पर। जैसे इंटरनल ऑर्गन है, वहां पर कोई डैमेजिंग की चांस नहीं है, तो वहां एक ही एक लेयर का ऊतक पाए जाते हैं। और जहां पर घर्षण होते हैं, फ्रिक्शन होने के चांस होते हैं, वहां पर एक से अधिक प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। तो ये आपके लिए बताया। बॉडी के अंदर डैमेज होने के, फ्रिक्शन के कोई चांस नहीं है, तो सिंगल लेयर यहां पर सिंपल एपिथेलियम पाए जाएंगे। जहां पर स्ट्रेटिफाइड होगा वहां फ्रिक्शन होने के चांस होंगे। जैसे हमारी स्किन है, अगर ये सिंगल लेयर होता और कहीं से कट जाता तो ऊतक खत्म। इसलिए कहीं अगर ज्यादा इंजरी हो जाती है, कट हो जाते हैं, आजीवन वहां पर वो ऊतक बन नहीं पाते हैं। लेकिन अगर कहीं दीवार से घिस जाए, इतना अगर खत्म हो गया तो इतना तो बचा है, फिर से बना लेगा। जैसे कॉर्निया है, दिन भर पलक चलाना है, यूरेथ्रा है, पेशाब दिन भर निकालना है, रेक्टम है, उसमें मल निकालना है, ताकत से निकालना है, कभी कभी सूखा भी निकालना है। अब सूखा निकालते अगर एक लेयर थी खत्म हो गया तो वहां तो ऊतक खत्म हो गया। वैसा ही ना है, तो ऐसी ऐसी जगह जहां पर घर्षण होने के चांस है, ऊतक के नष्ट होने के चांस है, वहां पर इसने स्ट्रेटिफाइड बनाया। जहां पर चांस नहीं है वहां पर इसने सिंपल से बना लिया। और कह सकते हैं जो सूडो स्ट्रेटिफाइड बनाया है, सूडो स्ट्रेटिफाइड्स ऐसी जगह होती हैं, ये दो प्रकार से होती हैं। कॉलमनर में सीलिएटेड और नॉन सीलिएटेड होती है, सीलिएटेड और नॉन सीलिएटेड होती है। तो यहीं पर आज आपको रोका जाएगा। उसकी खास वजह होगी कि अब हम लोग सिंपल एपिथेलियम में बेस्ड ऑन सेल शेप में सिंपल स्क्वामस है, सिंपल क्यूबॉइडल होगी, सिंपल कॉलमनर होगी, या सिंपल क्यूबॉइडल और कॉलमनर में सीलिएटेड होंगी। ये सब वर्गीकरण अलग अलग चलेंगे। कौन सी टिश्यू कहाँ पर पाए जाएंगे, इसका भी आपको अगली ही क्लास में बात मिल पाएगी। अगर ऐसा हुआ कि अगली क्लास फिर से ओपन हो गई तो मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग आइए। नहीं हुई है तो किसी ब्रांच में हम फिर से नया टॉपिक लेकर आपके बीच में आएंगे, उसकी सूचना रहती है। कुछ हम लोग पढ़ते हैं, हमारी जिम्मेदारी, हमारा काम ही पढ़ना है, तो हमको पढ़ाई की तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए। जो नए मेहमान हैं उनका बहुत स्वागत है, जो क्लास के बच्चे हैं उनका भी बहुत स्वागत है। कोई विद्यार्थी किसी बात का बुरा नहीं मानेगा। हम सिर्फ आपके पढ़ने पढ़ाने के लिए ही ऐसी बातें करते हैं कि कोई चीज़ कहीं से भी हम लोग समझ जाएं तो ये बहुत अच्छा होता है। ठीक, बुक्स हैं तो जो आपके पास अपनी बुक्स हैं उनको सबको आपको पढ़ना है। कुछ गाइड है उनको भी पढ़ना है। कई सवालों के जवाब किसी गाइड में थोड़े से गलत या मिसप्रिंट या कुछ दिया हुआ है, तो उनको आपसे डिस्कशन करिए आप, या अपनी बुक से या अपनी गाइड से या अपने टीचर से कंसल्ट करके उन गलत सवालों का, कन्फ्यूज़न सवालों का आंसर क्लियर करें। चूँकि 2-3 सवाल, जैसे मैं आपको एक चीज़ बता दूं क्या बता दूं, जैसे हमारा सिद्धांत पढ़ने में क्या है, 100 सवाल अगर एग्ज़ाम में आते हैं
हम 100 सवाल नहीं पढ़ाते हैं आपको। तो पढ़ाते कितने हैं हम? 20 सवाल आपको पढ़ाते हैं। कुछ ऐसे सवाल होते हैं, 80 सवाल ऐसे हैं जो लगभग सभी विद्यार्थी जानते हैं। इस 20 में 10 और 10 कुछ ऐसे सवाल होते हैं, 10 कंफ्यूजन के सवाल होते हैं और 10 आपको आते ही नहीं हैं। तो 10 नहीं आते हैं, अगर ये आपको आने लगे और 10 जो कंफ्यूज हो गए थे वो आपको आने लगे, तो आप 100 में से 100 सवाल करने का दावा रखते हैं। और जब 100 में से 100 सवाल करने का दावा रखते हैं, एक दो गलत हो गए तो कोई बात नहीं। इसलिए हम रैंकर देने वाले टीचरों में से एक टीचर हैं, जो कि चाहे जीआईसी हो और भी एग्जाम हो, टॉपर्स दिया करते हैं कि हम 80 सवाल नहीं 20 सवाल पढ़ाते हैं। तो आज उपस्थित सभी विद्यार्थियों का बहुत स्वागत है। थैंक यू। गुड नाइट।